स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और मैं आपको ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स का टॉपिक करवा रही थी, राइट। और उसमें हमने ऑटोसोमल वाली डिजीज़ कर ली थी। तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो या कम हो लेकिन ऑटोसोम में हो, वो हम कर चुके थे। आपको याद होगा मैंने 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी वाला आपको पोर्शन करा दिया था, डाउन सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे, दैट इज़ द बी पार्ट, दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मैलिटीज़। सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मैलिटीज़, क्लियर, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट जो डिजीज़ है उसका नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम, राइट। तो शुरू करते हैं। बेटा पहले बता दो, टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन क्या होती है? 44+X, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम कम है। सो दिस इज़ ड्यू टू मोनोसोमी। आप लोगों को मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मोनोसोमी क्या है? 2n-1 कंडीशन है मोनोसोमी, राइट। और ये कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे है? एक क्रोमोसोम कम कैसे आ गया? सो इट इज़ बाय द यूनियन ऑफ, कैसे हो सकता है? या तो बेटा एग एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल एग। सो इट इज़ बाय द यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एग विद नॉर्मल स्पर्म, राइट। ये एबनॉर्मल एग कैसा हो सकेगा? इट इज़ एलोसोमिक फ्री एग। बेटा एलोसोमिक फ्री का मतलब क्या हुआ? उसमें एलोसोम नहीं होगा, एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, राइट। अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा तो कितने होंगे क्रोमोसोम्स? टोटल 22। और इस स्पर्म से कितने आएंगे? 23। और इंडिविजुअल में कितने हो जाएंगे? 45 सॉरी। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो स्पर्म होना चाहिए वो एक्स वाला होना चाहिए, क्योंकि 44+X ही टर्नर सिंड्रोम होता है। 44+Y नेचर में वायबल नहीं होते, दे डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्लियर। तो जो इंडिविजुअल होगा उसमें क्या होगा? दैट इज़ 44+X0, मतलब बस एक ही होगा, बाकी नहीं होगा, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा। सो इंस्टेड ऑफ 46 इट इज़ हैविंग 45 क्रोमोसोम्स। और इन ऐसी वाली जो सिम्टम्स होते हैं, ऐसा जो इंडिविजुअल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर स्टेराइल फीमेल्स। क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज स्टेराइल फीमेल्स, मतलब दे आर नॉट बीन एबल टू रिप्रोड्यूस, राइट। दे में मेंस्ट्रुएट, मतलब इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, हो ओवुलेशन हो सकती है, हो, लेकिन दे आर नॉट बीन एबल टू रिप्रोड्यूस, राइट। तो सबसे पहला जो इनका सिम्टम आता है वो होता है इनमें रूडिमेंट्री होती है अंडर डिवेल्प्ड। रूडिमेंट्री जो होती हैं ओवरीज होती हैं, यानी कि डिवेल्प नहीं होती। अनदर फीचर स्मॉल यूट्रस। अनदर फीचर इनमें कि जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं वो भी अंडर डिवेल्प्ड होती हैं। सो अनडिवेल्प्ड मैमरी ग्लैंड्स, ओके। और फोर्थ सिम्टम जो है दैट इज़ उनमें हियरिंग कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। सो दे आर हैविंग हियरिंग प्रॉब्लम्स। और उनको कुछ कार्डियोवैस्कुलर, मतलब हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होंगी, कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मैलिटी, ओके। अनदर जो है इनका जो है सिम्टम, दैट इज़ दे मे menstruate or ovulate. They may menstruate or show ovulation, right? तो स्टूडेंट्स ये है इनके symptoms. So basically they are known as sterile females. So they are not been able to reproduce. They are not been able to give birth to young one because of lack of meiosis. So it may be happen कि उनमें hormone changes के कारण menstrual cycle तो हो, लेकिन बाकी जो इनके organs होंगे they are not developed properly. और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 44+Y0 वाला ये अनवायबल होता है, ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? 44+X0, क्लियर। नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ओके। बेटा इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन है दैट इज़ 44
प्लस एक्स एक्स वाई, तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 44, 45, 46, 47। ओके, तो ऐसे इंडिविजुअल में 47 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये किसकी ट्राइसोमी है? दिस इज ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, राइट? ओके, दिस इज ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी। तो इसमें होगा क्या? एबनॉर्मल एग। एग कैसा होगा? एबनॉर्मल एग, it is fused with normal sperm, right? और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो स्पर्म है वो एबनॉर्मल हो, स्पर्म एबनॉर्मल। सो इट इज़ फ्यूज्ड विद नॉर्मल एग। तो एक्स वाई और ये एग का एक्स, तो पर्सन में क्या होएगा? पर्सन में 44 प्लस एक्स एक्स वाई कंडीशन होएगी। क्लियर? और ऐसे जो पर्सन्स होते हैं बेटा वो स्टेराइल मेल्स होते हैं। पहले वाले क्या थे? स्टेराइल फीमेल्स, दे आर स्टेराइल मेल्स। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ दे आर फेमिनाइज्ड मेल्स, यानी कि फीमेल की तरह दिखने वाले मेल्स। इनमें सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले अंडर डिवेल्प्ड टेस्टीज़ या अनडिवेल्प्ड टेस्टीज़, तो इनकी टेस्टीज़ प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगी और इनकी बॉडी पे हेयर बहुत कम होंगे, स्पार्स बॉडी हेयर, और इनकी जो वॉइस होगी बिल्कुल मतलब पतली होगी फीमेल की तरह। सो फेमिनाइन पिच्ड वॉइस। और इनमें इनलार्ज्ड मैमरी ग्लैंड्स होंगी, इनलार्ज्ड मैमरी ग्लैंड्स। और बेटा मैं आपको बता दूं, अगर इनलार्ज मैमरी ग्लैंड्स हों, राइट, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिया। क्या बोलते हैं उसको? गाइनेकोमैस्टिया। सी, गाइनेकोमैस्टिया। और कई बार ये फंक्शनल भी हो जाती हैं, इवन द सीक्रेट मिल्क ऑल्सो, गाइनेकोमैस्टिया। और ऐसे पर्सन मेंटली रिटार्डेड तो होंगे ही, मेंटली रिटार्डेड। ओके, सो ये है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो मैंने बता दिया ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैसे पॉसिबल हो सकता है। बेटा पहले बता दूं इसका नाम क्लाइनफेल्टर क्यों है? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट क्लाइनफेल्टर इन द ईयर 1942। ओके, सो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एबनॉर्मल एग हो और नॉर्मल स्पर्म हो, ये भी हो सकता है कि एबनॉर्मल स्पर्म हो और नॉर्मल एग हो, इट मे बी पॉसिबल। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं, राइट? हमने ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के आगे ऑटोसोमल और सेक्स वाले दोनों डिजीज़ कर ली हैं, डिसऑर्डर्स दोनों हो गए हैं। अब हम बात करेंगे जीन म्यूटेशंस, या हम बोलेंगे कि हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंजेस इन द जीन। ओके, सो ड्यू टू क्रोमोसोमल भी पढ़े थे और जीन रिलेटेड भी पढ़ेंगे। अब हम कर रहे हैं स्टार्ट नेक्स्ट जीन रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जीन रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट? तो बेटा इनको ना हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार याद आता है, नेम एनी वन मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। ओके, अभी सेम हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले जीन म्यूटेशंस इन ऑटोसोम्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बेटा सेम ऐसे ही हैं, और जीन म्यूटेशंस इन बाद में क्या पढ़ेंगे? इन एलोसोम्स, राइट? तो मैं फर्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ, पहले जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स। बेटा ऑटोसोम्स यू नो ना, ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स दैट इज़ 22 पेयर्स, जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, राइट? तो जीन म्यूटेशंस इन ऑटोसोम्स शुरू कर रहे हैं पहले, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स related to gene in autosomes,
राइट। अब ये भी ऑटोसोम्स भी बेटा हम बात करेंगे आगे कि वेदर जीन डिसऑर्डर कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, राइट। तो हम दोनों बात करेंगे, दोनों पढ़ेंगे, रिसेसिव भी पढ़ेंगे और डोमिनेंट भी पढ़ेंगे। जीन डिसऑर्डर इन ऑटोसोम्स, रिसेसिव और डोमिनेंट। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा आता है नेम एनी वन रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट, इन ऑटोसोम्स, वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर बताना है हमें। तो क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड होके आपको लोगों को आ सकता है। तो हम पहले बात करेंगे अब रिसेसिव ट्रेट्स की। देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बार समराइज़ कर दूं सारा। सबसे पहले हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उसमें दो तरह की, क्रोमोसोमल और जीन वाली। क्रोमोसोमल के आगे दो, ऑटोसोम्स में और एलोसोम्स में। फिर हमने वो कंप्लीट हो गई, फिर हमने शुरू करा जीन वाली। जीन वाली आगे ऑटोसोम्स और एलोसोम्स में। ऑटोसोम्स आगे दो, रिसेसिव वाली के डोमिनेंट वाली। तो हम पहले पढ़ रहे हैं रिसेसिव ट्रेट्स वाली या रिसेसिव म्यूटेशन के कारण या रिसेसिव जीन के कारण, ठीक है। सो दीज आर कॉज्ड बाय रिसेसिव ऑटोसोमल जीन, राइट। सो दीज आर caused by recessive autosomal genes, बट रिमेंबर आपको पता है ना कि जो रिसेसिव ट्रेट्स होती है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकती हैं। सो दीज आर कॉज्ड बाय रिसेसिव डोमिनेंट जीन्स व्हेन प्रेजेंट इन होमोलोगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन बोल दो, इट्स बेटर। ओके। और सबसे पहली जो डिजीज़ है यहाँ पे वो है अल्कैप्टोन्यूरिया। अल्कैप्टोन्यूरिया बेटा इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ ब्लैक यूरिन डिजीज़। क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज़। ये डिस्कवर करी थी साइंटिस्ट गैरर्ड ने इन द ईयर 1908 में। ओके। अब इसमें होता क्या है बेटा, ये पहली बात इनहेरिटेड है। याद है पीछे वाली क्रोमोसोमल इनहेरिटेड नहीं थी, मैंने पहले ही बताया था कि ये पास ऑन नहीं होती, लेकिन ये पास ऑन होती हैं मेंडल वाली। तो ये इनहेरिटेड है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव, लेकिन ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब कोई ना कोई अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में चेंजेस आएंगी। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, राइट। अब होता क्या है बेटा, सपोज करो अब एक पर्सन, उसके क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो रिसेसिव पड़ी हुई हैं। अगर रिसेसिव एलील्स है तो उसके कारण वो क्या नहीं बनाता, वो एंजाइम नहीं बना पाता। कौन सा एंजाइम बेटा? वो एंजाइम, उसका नेम है एंजाइम का ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम बन नहीं पाता। ये चाहिए था, यस ये चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें क्या ब्रेक करना होता है? टायरोसिन। ये टायरोसिन क्या है? एक तरह से एक अमीनो एसिड है, ये ब्रेक करना होता है टायरोसिन। लेकिन अब पर्सन के पास वो एंजाइम ही नहीं है, तो वो तोड़ेगा कैसे इसको? अगर नहीं तोड़ेगा तो बेटा इसका, इस टायरोसिन का टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट होता है, इसका एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट होता है। उस टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट का नाम है, क्या नाम है? होमोजेंटिसिक एसिड। इसका एक और नाम भी है एल्कैप्टोन। एल्कैप्टोन भी बोलते हैं इसको। ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसीलिए बेटा डिजीज़ का नाम एल्कैप्टोन्यूरिया है, राइट। ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और अगर ये इकट्ठा होएगा तो ये कहाँ पे एक्सक्रीट होगा? दिस इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ये कहाँ पे एक्सक्रीट होता है? यूरिन में एक्सक्रीट होता है। अगर ये यूरिन ऐसे समटाइम्स के लिए हम एयर में एक्सपोज करें तो वो ब्लैक भी हो जाता है। सो इट टर्न्स ब्लैक। क्यों ब्लैक? ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर, ड्यू टू एयर एक्सपोजर। क्लियर? तो एयर की एक्सपोजर के कारण ये जो यूरिन होगा वो ब्लैक हो जाएगा। देखो अब ब्लैक होने से तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वी नो दैट। अब ऐसे ब्लैक क्यों हुआ? बिकॉज ऑक्सीडेशन होगी बेटा होमोजेंटिसिक एसिड की। अब अगर ऐसा होगा पर्सन में, ये इकट्ठा हो रहा है, तो पर्सन को कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स आएंगे। तो सिम्टम्स क्या आते हैं बेटा? गठिया, अरेथ्राइटिस, सुना होगा आपने, अरेथ्राइटिस।
बेटा जहाँ पे भी आइटिस टर्म आ जाती है ना उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और आर्थ मतलब जॉइंटेड, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन को हम बोलते हैं अर्थराइटिस। और किडनी स्टोन्स, और क्या होएगा बेटा, और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक उसकी बोन और कार्टिलेज की प्रॉब्लम्स होंगी। सो उसके टिश्यूज़ जो होंगे कार्टिलेज के, लिगामेंट्स के, टेंडन के, वो भी इफ़ेक्ट होंगे। सो कार्टिलेज, ligaments and tendons, they are affected. ओके, ये इफ़ेक्ट होंगे। और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आ सकते हैं, वो इश्यूज़ आ सकते हैं लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट डिज़ीज़ हमने कंप्लीट कर ली, वो डिज़ीज़ थी जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन में डिसऑर्डर्स के कारण। अब वो मैंने बोला था जीन में डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती हैं, सॉरी एलोसोम्स में भी हो सकती हैं। तो ऑटोसोम्स के अंडर हमने डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पढ़नी है, लेकिन पहले हमने शुरू करी है रिसेसिव वाली। तो रिसेसिव वाली में पहली डिज़ीज़ हमने कंप्लीट कर ली, वो है अल्कैप्टोन्यूरिया, नोन एज ब्लैक यूरिन डिजीज़। सेकेंड है एल्बिनिज़म। बेटा आपने सुना होगा एल्बिनिज़म, एल्बिनिज़म होता है फुलवेरी, सुना हुआ है ना, फुलवेरी ज़रूर सुना होगा, जिसमें बॉडी पे मेलानिन पिगमेंट कम हो जाती है और बॉडी पे वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं। इवन कई बार तो पूरी बॉडी ही वाइट कलर की हो जाती है बिकॉज मेलानिन पिगमेंट बनती नहीं। पहले तो पर्सन नॉर्मल था, लेकिन ऐसे कैसे हो गया मैं बताती हूँ। सो ये भी कैसी है, दिस इज़ अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर रिसेसिव जीन्स पड़ी हैं। कौन सा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 11, पहले वाली थर्ड क्रोमोसोम पे थी, राइट। सो अब क्या है, जो तो पर्सन होगा ये वाला, वो तो एंजाइम बना नहीं पाएगा। जो होगा ये, वो एंजाइम तो बनाएगा लेकिन करियर है, एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है। और एक, सॉरी दोनों कैपिटल वाले, ये एंजाइम बना सकता है, राइट। सो इस केस में ये वाला पर्सन जो है वो अफेक्टेड होगा, बिकॉज हमें पता है ना बेटा हम ऑटोसोमल रिसेसिव कर रहे हैं, क्लियर। अब होता क्या है, अगर पर्सन इस कंडीशन में है तो बेटा वो एक एंजाइम नहीं बना सकता। कौन सा एंजाइम, उस एंजाइम का नेम है टायरोसिनेज एंजाइम। ये टायरोसिनेज एंजाइम क्यों चाहिए था, बिकॉज ये चाहिए था क्या बनाने के लिए, मेलानिन की पिगमेंट बनाने के लिए, मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए जो स्किन को कलर देती है। ये मेलानिन पिगमेंट बनती कहाँ से है, एक्चुअली ये जो एंजाइम होता है ना, ये वाला एंजाइम, ये कन्वर्ट करता है किसको, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है मेलानिन में। अब क्योंकि पर्सन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, 11th क्रोमोसोम का पेयर, उसके ऊपर ये रिसेसिव फॉर्म में पड़ी हुई हैं, तो ये जो पर्सन है वो एंजाइम बना नहीं पाएगा। आपको पता है ना, ये आपको 3 कंडीशंस करवाई थी कि कैसे जीन ऑल्टर हो जाती है, अगर जीन ऑल्टर होगी तो क्या होगा, या तो वो सेम ही एंजाइम बनाएगी या नॉन फंक्शनल बनाएगी या फिर वो एंजाइम बनाएगी नहीं। तो इस फॉर्म में एंजाइम बनता ही नहीं, टायरोसिनेज बना ही नहीं पाता वो, ओके क्लियर। तो पर्सन को क्या हो जाएगी बेटा, फुलवेरी हो जाएगी। अनदर डिजीज़ है दैट इज़ टे-सैक्स डिजीज़, टे-सैक डिजीज़। बेटा दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। फर्स्ट कौन सी थी, क्रोमोसोम नंबर 3 पे आई थी, उसके बाद हमने क्रोमोसोम नंबर 11 वाली पढ़ी, अब क्रोमोसोम नंबर 15। अगेन ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, सिर्फ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ही इफेक्ट होंगे, बाकी नहीं होंगे, राइट। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, अब क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर दोनों रिसेसिव अलील्स पड़ी हुई हैं, तो पर्सन क्या नहीं बना सकता, पर्सन एंजाइम नहीं बना सकता, नो एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, एंजाइम चाहिए था हमें, कौन सा, दैट इज़ बीटा-DN-AMP, बीटा-DN-AMP, 2 डी एन, 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 2
एसिटाइल हेक्सोजा अमाइनिडेज। तो ऐसा पर्सन एंजाइम बना नहीं पाएगा ये वाला, राइट। अगर ये एंजाइम नहीं बना पाएगा तो बेटा क्या होगा, उसके बॉडी में फैटी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगा। फैटी सब्सटेंस कौन सा, स्फिंगोसिन और स्फिंगोलिपिड्स, राइट। बेटा ये चीज़ आप अपने +1 में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ के आए हो, स्फिंगोसिन या स्फिंगोलिपिड्स। लिपिड्स की टाइप्स करी होंगी आप लोगों ने, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स वगैरह, है ना। तो ये एक पर्सन अब जिसको ये प्रॉब्लम है रिसेसिव फॉर्म में, उसकी क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर एलील्स पड़ी हैं, तो वो एंजाइम बना नहीं सकता। कौन सा एंजाइम, बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सोजामाइनिडेज एंजाइम नहीं बनता, राइट। अगर नहीं बनता तो द पर्सन accumulates what? It accumulates sphingolipid in nerve cells, ओके। ये उसमें नर्व सेल्स में इकट्ठा हो जाता है स्फिंगोलिपिड, ये वाला, क्लियर। और ऐसे में होगा क्या, जिन बच्चों को ये होएगी बेटा वो बर्थ के टाइम पे तो नॉर्मल होंगे, लेकिन उनके बाद बेटा स्फीयर ब्रेन डैमेज होगा, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी, राइट। और ऐसा जो पर्सन होगा ना, ऐसा जो बेबी होगा, वो बेटा बेसिकली 3 या 4 साल में उसकी डेथ हो जाएगी बर्थ के। कोई सर्वाइवर्स नहीं है इसके, नो सर्वाइवर्स। डाइज इन जस्ट 3 to 4 years. There are no survivors of this disease. Clear? ओके। वैसे मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो एंजाइम होता है ना, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। ये जो एंजाइम होता है इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है ए फॉर्म, एक होती है बी फॉर्म, राइट। जिस पर्सन को टे-सैक डिजीज़ होएगी ना, उसमें एक्चुअली जो बी वाली फॉर्म होती है ये एब्सेंट होती है, ए वाली फॉर्म तो प्रेजेंट होएगी, क्लियर। ओनली कौन सी, ओनली बी फॉर्म इज़ एब्सेंट, ए फॉर्म प्रेजेंट होएगी, ओके। तो ये था हमारे पास अनदर डिजीज़ दैट इज़ टे-सैक्स डिजीज़। बट अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट डिजीज़ दैट इज़ अ गॉचर्स डिजीज़। कौन सी डिजीज़ है, गॉचर्स डिजीज़। दिस इज़ अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव, बेटा मैं पहले बता चुकी हूँ, हम वही पढ़ रहे हैं। अगेन दिस इज़ autosomal recessive disorder, and this is because here the recessive genes are present on chromosome number 1. देखो हमने फर्स्ट वाला भी पढ़ लिया, थर्ड वाला भी पढ़ लिया, 11 वाला भी पढ़ लिया और 15 वाला भी पढ़ लिया, राइट। गॉचर्स डिजीज़ इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, राइट। इसमें होता क्या है, अगर पर्सन को ये रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट होंगी, ऑब्वियसली होमोजाइगस स्टेट में होंगी, तो पर्सन क्या है, पर्सन एक एंजाइम नहीं बना सकता। कौन सा एंजाइम, उस एंजाइम का नेम है ग्लूकोसैरेब्रोसाइडेज। एंजाइम नहीं बनता, इसकी फॉर्मेशन नहीं होती। ये कहाँ पे होता है बेटा, ये हमारे लाइसोसोम्स में होता है ये एंजाइम। लाइसोसोम्स एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, राइट। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो बेटा उसकी बॉडी में ना जो फैटी सब्सटेंस होता है, कौन सा, सैरिब्रोसाइड। वैसे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड आया था ना, ऐसे एक और फैटी सब्सटेंस होता है। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम, फैटी सब्सटेंस सैरेब्रोसाइड, बेटा ये जो है वो इसकी ब्रेकडाउन रुक जाती है, इट अकमुलेट्स,
बिकॉज इट्स ब्रेकडाउन इज इम्पेयर्ड। इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पाती है, फिर इकट्ठा होएगा ऑब्वियसली, राइट। तो ये इकट्ठा कहाँ पे होगा? ब्लड में, टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाएगा, बॉडी के टिश्यूज़ में। और प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? जो सिम्टम्स आते हैं वो फर्स्ट सिम्टम है इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। और उसकी जो लिम्ब बोन्स होंगी ना, लिम्ब्स की बोन्स, वो एक्सपैंड हो जाएंगी। लिम्ब बोन्स एक्सपैंड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब इस वीडियो में ये मोर देन सफिशिएंट है, इतनी डिजीज़ेस। उसके बाद हम अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट 2 डिजीज़ करने वाले हैं। एक तो है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। उसके अलावा और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में इतनी हम डिजीज़ ही करेंगे। बाकी डिजीज़ेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।